वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 30 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 30 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। 25 प्रश्न है इसमें, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ पर दो कथन है, इसके निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम के बारे में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम का बदला हुआ नाम पीएम पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण है। मिड डे मील स्कीम है अगस्त 1995 की, और इसका नाम ये बदला था, पीएम पोषण हो गया था 2021 में। तो करेक्ट है दूसरा वाला कथन, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शामिल किया गया। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, तो पहला वाला सही है। मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम जो है 15 अगस्त 1995 की, इसका बदला हुआ नाम है पीएम पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। शॉर्ट में कह लीजिए पीएम पोषण, जिसे सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। इस नई योजना का उद्देश्य क्या है? स्कूल में बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके पोषण स्तर में सुधार करना। अगला प्रश्न है टीबी के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग हिंदी में। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? रॉबर्ट कोच ने 1882 में टीबी फैलाने वाले माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की। जो टीबी है एक वायु जनित संक्रमण है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। तो टीबी रोग यानी क्षय रोग, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में टीबी फैलाने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की। देखिए, यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। सबसे आम है फेफड़े और फुफ्फुस। फुफ्फुस यानी फेफड़ों के चारों ओर की जो परत होती है उसको बोलते हैं। लिम्फ नोड्स, आंत, रीढ़ और मस्तिष्क, इन सभी को। जो टीबी है एक वायु जनित संक्रमण है जो संक्रमित के निकट संपर्क से, विशेषकर खराब वेंटिलेशन वाले घनी आबादी वाले स्थानों में फैलता है। अगला प्रश्न है एकीकृत बाल विकास योजना के संदर्भ में। इसे 1975 में लॉन्च किया गया था, और इस योजना के तहत लाभार्थी 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। एकीकृत बाल विकास योजना 1975 की है। लाभार्थी 0 to 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। क्या हो गया, ये गलती का हो गई क्या कोई? प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ हो रही है। ये सी होगा, दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। 1 और 2 दोनों होगा इसका आंसर। एकीकृत बाल विकास योजना, इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था, तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला भी करेक्ट है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थी 0 to 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। यह 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है, यानी पूरक पोषण, पूर्व स्कूल, गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, और 5वां है परामर्श सेवाएं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG का उपयोग डैश के लिए किया जाता है।
मस्तिष्क की खराबी का पता लगाने के लिए या हृदय की असमानताओं का पता लगाने के लिए या संपूर्ण शरीर में किसी भी असमानता का पता लगाने के लिए या हृदय की अनियमितता का इलाज करने में। एक है ईसीजी और एक है ईईजी। जो ईईजी है वो तो मस्तिष्क के लिए है और ईसीजी है हृदय की असमानताओं का पता लगाना। ए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग हृदय की असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। पहला वाला करेक्ट है। मस्तिष्क की खराबी का पता लगाने के लिए ईईजी होता है यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। संपूर्ण शरीर में किसी भी असमानता का पता लगाने के लिए चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी एमआरआई का उपयोग किया जाता है। यकृत यानी लीवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। दो कथन हो गए। तीसरा कथन है यह पाचन तंत्र का हिस्सा है। बिल्कुल, दो भी सही है ऊपर के, तीसरा भी सही है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो गया डी। 3 भी तो ऐड होगा ना, तीनों सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, केबल की आवश्यकता है नहीं, ना यहाँ ना ऊपर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड है, ग्लैंड यानी ग्रंथि है लीवर यानी यकृत हिंदी में। यह पेट के दाईं ओर स्थित होती है। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग है, आंतरिक अंग भी है। यह एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। यह अमोनिया और यूरिया का उत्पादन करता है। यह शरीर का सबसे बड़ा चयापचय अंग है यानी मेटाबॉलिक ऑर्गन है। यह पाचन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं। यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हीपेटोलॉजी। और हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित बीमारी है जो यकृत को प्रभावित करती है यानी लिवर को। अगर आप ज़्यादा तेल मसाला खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, अल्कोहल यानी दारू का सेवन करेंगे तो आपका लिवर हो जाएगा फैटी लिवर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? अब 5 से लेकर 25 तक जो है हिस्ट्री चलेगी। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? अच्छा, चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, तो आसपास की ही सन होनी चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ष 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। यह लीग निम्नलिखित में से किन के नेतृत्व में आरंभ की गई? ये की गई थी तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ये है इसका आंसर। देखिए, अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, पूछ रहा है। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे डी.जे. रीड, महात्मा गांधी भी, एफ.जी. स्लाई भी, ये तो अध्यक्ष थे। अनुग्रह नारायण नहीं जुड़े थे चंपारण कृषि जांच समिति से। सी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष थे एफ.जी. स्लाई, जो ऑप्शन नंबर ए में है वो अध्यक्ष थे। सदस्यों में डी.जे. रीड, महात्मा गांधी, एल.सी. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी थे मेंबर। ये जो राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह हैं, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया। अनुग्रह नारायण सिंह इसमें शामिल नहीं थे, तो सी है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय, या 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। देखिए, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सी आर दास, एम आर जयकर, मोतीलाल नेहरू या विट्ठल भाई पटेल? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे, जो वर्ष 1925 में अध्यक्ष बने थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। रोलेट एक्ट का पारित होना, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षा पर सैंडलर आयोग की नियुक्ति और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उपरोक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई? 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916-17 की, ये भी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। शिक्षा पर सैंडलर आयोग की नियुक्ति, ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। सब कुछ हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। इन्हीं के समय में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इन्हीं के समय में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 सुधार लाया गया, और 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, और 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल या समय में ही हुई। इसके अतिरिक्त खिलाफत आंदोलन 1920-1921, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, तृतीय अफगान युद्ध आदि महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई। ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, गांधी जी के सत्याग्रह की शुरुआत। ठीक है, गांधी जी के सत्याग्रह की शुरुआत यानी 1917 का चंपारण भी इसमें आ गया, खिलाफत भी इसमें आ गया, और असहयोग भी आ गया इसमें। विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की बात हो रही है। आचार्य विनोबा भावे गांधी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? इसका उत्तर है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। चलिए आ जाइए 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री सम्मिलित थे। नाम है उनके पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु
कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी? डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं इसको। 16 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया गया था। इस दिन को कलकत्ता का भीषण हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस दिन का मकसद ब्रिटिश सरकार पर मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करने का दबाव बनाना था। इस दिन कलकत्ता में कई दिनों तक दंगे हुए, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। और क्या क्या हुआ? इस दिन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। इस दिन का मकसद मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले एक अलग देश का दावा करना था। इस दिन का मकसद कानूनी माध्यमों द्वारा नहीं तो हिंसक तरीकों के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। यह है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कालानुक्रम। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। बंग भाषा प्रकाशिक सभा ये तो 1836 की है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग है 1875 या 76। तो 1 2 3 4 वाला ही बन रहा है। ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है। बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 और इंडियन लीग की स्थापना 1875। तो 1 2 3 4 वाला सही है। ए है इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बढ़िया प्रश्न है ये। JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए भारत विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ये सीरीज़ भले PCS के नाम से चल रही है, यूपी PCS के नाम से, लेकिन किसी भी स्टेट के PCS और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। चाहे आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, CGL दे रहे हैं, ठीक है, SSC का कोई एग्ज़ाम हो या UP SI आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या सुधार कह लीजिए 1919 का है। ये सी है इसका आंसर। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1919 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑर्डिनेंस, और आज तक चल रहा है ये। राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल का काम है अध्यादेश जारी करना। यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला प्रश्न है 19वां। काकोरी षड्यंत्र के संदर्भ में 3 कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके आरोपी अशफाक उल्ला खां को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। इसके आरोपी रामप्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 का है बिल्कुल। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी और रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। ऊपर का नीचे है, नीचे का ऊपर है। दूसरा तीसरा दोनों के दोनों गलत हैं, केवल पहला वाला सही है। देखिए काकोरी षड्यंत्र केस एक सशस्त्र डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को मध्य
उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए क्रांतिकारी संगठन था जो काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा था। काकोरी षड्यंत्र का उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन से बल के माध्यम से पैसा लेकर एचआरए के लिए धन प्राप्त करना था। इसके आरोप में अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। काकोरी हो गया। अब आ जाइए चौरी चौरा पर। चौरी चौरा की हिंसक घटना के संदर्भ में सही कथन है। यह घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इस घटना में चलती ट्रेन से ब्रिटिश खजाने को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया था। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। केवल पहला ही वाला सही है इसमें, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, न कि सविनय अवज्ञा 1930 का। केवल पहला ही वाला सही है। देखिए चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक कस्बा है। इस कस्बे में क्या हुआ था, 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि है 1920 और 22 तक चलना था, इसको वापस ले लिया था। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सुखदेव को फांसी, सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना और लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। सुखदेव को फांसी हुई थी भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को। सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने 1925 में। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913। तो सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो 4 3 2 1 वाला बन रहा है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हल्का सा रिमेम्बराइज नहीं हो पा रही है, बाकी 4 3 2 1 बन रहा है इसका। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना है 1920 में। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913। सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 राजगुरु और भगत सिंह के साथ। ठीक है। तो ऑर्डर जो बनता है वो क्या बनता है, 4 3 2 1 यानी 1913 सबसे पहला आएगा, उसके बाद 1920 आएगा, फिर 1925, सबसे अंत में आएगा 1931। बहुत पूछा गया प्रश्न है ये। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर अंबेडकर। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था यानी 1931 में। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। चलिए आ जाइए 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना, किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना। पहला मुस्लिम 1887 बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये तो 1887 है। सत्येंद्र नाथ टैगोर हो गए हैं 1863। बंगाल का विभाजन 1905 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 और ये 1887। तो सबसे पहले तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ही हो गए। ठीक है। इसको और टफ बनाएं, प्रश्न को कालानुक्रम में डाल दें। तो सबसे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, उसके बाद किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना 1887 और सबसे लास्ट में बी होगा 1905 बंगाल का विभाजन। देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना 1863, बंगाल का विभाजन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885
और किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना 1887। अब यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये जो 1885 से लेकर कम से कम 4 अधिवेशन तक आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तालिका देखिए, ठीक है, 1885, 86, 87, 88। 1885 का जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। अगला 86 वाला दादा भाई नौरोजी ने, और 87 का मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने ये। और 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की, ये कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से और यहाँ से, पहला तो याद ही रखना है, WC बनर्जी, ठीक है। कांग्रेस का पहला सत्र के अध्यक्ष पहले आंग्ल ईसाई WC बनर्जी। और दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस का दूसरा सत्र के अध्यक्ष पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, ठीक है, इस अधिवेशन में। अब अगला प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? ये मेडिवल हिस्ट्री का आ गया है एक प्रश्न, इसका उत्तर है जहांगीर, डी है इसका आंसर। अभी तक तो मॉडर्न ही चल रही थी। देखिए, मनसबदारी इस व्यवस्था की जो शुरुआत है वो 1575 में अकबर ने की थी। मनसबदार के साथ 1594 से 1595 में सवार का पद भी जोड़ने लगा। इस तरह अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा कई चरणों से गुजरकर उत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में दूअस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। अकबर की मनसबदारी प्रणाली में कुछ परिवर्तन करते हुए दूअस्पा सिंह अस्पा, जहांगीर। 25वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तहकीक ए हिंद आ जाए या किताब उल हिंद आ जाए, एक ही बात है। इसका उत्तर अलबरूनी है, ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, फारसी यात्री अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक जो है भारतीय इतिहास के साहित्यिक विदेशी स्रोतों में से एक है। यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसे एन इनक्वायरी इनटू इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तहकीक ए हिंद मध्ययुगीन भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करता है, करती है। तो 25 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, वो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। करंट अफेयर्स की भी सीरीज हर दिन लगभग चल ही रही है, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहना। धन्यवाद।